फाउंडेशन से क्लास 9th के मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 डिपेंड्स कर रहा है रियल नंबर्स के ऊपर। बेसिकली रियल नंबर हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पशन ये होती है कि इसका डिनोमिनेटर यानी q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट का डिनोमिनेटर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है कैलकुलेटर में, वो हमें मैथ्स एरर दे देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रैशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम विच वी कांट राइट इन फॉर्म ऑफ p/q, जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सिंपल वर्ड्स, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो q एंड q प्राइम का यूनियन होते हैं। q क्या है? q हमारे पास रैशनल नंबर को शो करता है और q प्राइम हमारे पास इरेशनल नंबर को शो करता है। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास आता है रियल नंबर के बराबर, ठीक है। और हमारे पास अगर हमें कहा जाए कि q और q प्राइम का इंटरसेक्शन ले लें तो वो हमेशा एक अनडिफाइंड सेट होता है। वो अनडिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास q और q प्राइम दो डिसजॉइंट सेट होते हैं, और जो दो डिसजॉइंट सेट हुआ करते हैं उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो रियल नंबर बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और रैशनल और इरेशनल नंबर का कोई कॉमन पॉइंट हमारे पास नहीं होता। सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली रिलेशनशिप शो करती है रियल नंबर्स का दूसरे नंबर्स के साथ। नंबर लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है? इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके सेंटर को हम 0 से शो करवाते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल वैल्यू ओरिजिन जो है वो 0 होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और इसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि आपके पास जो दो कंसेक्टिव नंबर होते हैं, चाहे वो 0 से -1 हो, -1 से -2 हो, या 0 से +1 हो, +1 से +2 हो, कोई से भी दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा यूनिट यानी 1 के बराबर होता है। इनके दरमियान डिस्टेंस हम यूनिट का रखते हैं, 1 का डिस्टेंस रख के हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर लाइन आ गई। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है जिसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि आप नंबर लाइन के ऊपर दिए हुए सारे पार्ट्स को शो करें, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि हर नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। यहाँ हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, इसमें से मैं आपको जो सेम पार्ट्स है एक एक पार्ट सॉल्व करवाती हूँ, रिमेनिंग की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेटर पे 3 को 4 पे डिवाइड करके इसका पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे। पॉइंट में ये हमारे पास आता है 0.75, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट में आ गया, हमने इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है, हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो गिवन नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो ये नेगेटिव होता है इसके साथ माइनस का साइन दिया होता, अब इसके साथ माइनस का साइन नहीं है तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, ये हमारे पास 0 है, हम इधर 2 या 3 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, सेम इसी तरह हम 2 या 3 नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास ये जो 0.75 है इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1 से छोटी है। अब जब हमने ये बात की थी कि हमारे पास 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो 1 है तो इट्स मीन कि इसके अंदर हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स होंगे, 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 0.9 तक। तो यहाँ सेंटर में इसका 0.5 बनता है, हमारे पास है 0.7। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा एरिया जो हाईलाइट होता है वो है ये वाला हाईलाइट होता है, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान। सिंपली अगर आप डिजिट्स को देख के अंदाज़ा लगाना चाहें तो याद रखें कि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हमारा आंसर 1 से छोटा आता है। यानी अगर हमारी ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो
तो हमारा आंसर किसी भी सूरत में 1 से ग्रेटर नहीं जाता, आपके पास बेशक ये जितने मर्जी डिजिट बड़े चले जाए। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको हाईलाइट करवा दिया कि हमारे पास 0 और 1 के दरमियान 0.75 लाई कर रहा है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, -1/3। अब देखिए इसको भी हम पहले पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये 0.33 बनता है। अब दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या नोट करनी है कि ये माइनस साइन के साथ है, इट्स मीन कि ये हमारे पास नेगेटिव टेल पे बनेगा। अब इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएं तो ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे भी देखिए ये 0.3 है, यहाँ 0.7 था, ये 0.5 से बड़ा था, ये 0.3 है, ये 0.5 से छोटा है, यानी कि ये 0 से क्लोज है। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तकरीबन 0.5 से पहले। ये नेगेटिव टेल पे आया है, इसलिए हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, हमें माइनस का साइन गिवन था, इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइड पे लिया। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 × 1/2। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पहले आप इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। 4 2s are 8, 8 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है 9, 9/2। इसको अगर हम कैलकुलेट करके सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आता है 4.5। ठीक है, अब इसको भी हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ये हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है। 0 1 2 3 4 5। नेगेटिव पे हम जस्ट 2 डिजिट ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव टेल पे क्वेश्चन जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, 4.5 मीन्स कि 4 होल नंबर्स है, यानी कि ये 0 से 1 तक एक होल नंबर होता है, अंदर जो होते हैं वो इसके पार्ट्स होते हैं। यहाँ 0 से लेकर 4 तक तो उसने कहा है कि हमारे पास 4 होल नंबर्स है। 0.5 मीन्स कि हाफ वो आगे चला गया। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन बनेगा वो 4.5 यानी 4 × 1/2 के इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यही अगर नेगेटिव होता तो हम इसको माइनस वाली साइड पे ले लेते, -4.5 पे हम अपने एरिया को हाईलाइट कर देते। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -8 है। इसका आंसर हमारे पास आता है -2.83। अब यहाँ पे भी देखिए हमने पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि ये माइनस में गिवन वैल्यू है, तो हम नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड को कंसीडर करेंगे। -1 -2 -3 1 एंड 2। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 होल पूरे हैं, 2 होल और आगे 0.8 यानी 0.5 से बड़ा 3 के क्लोज हमारे पास वैल्यू बनती है -2.83। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको 4 पार्ट्स इसके सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट 4 पार्ट्स की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो सेम इन्हीं स्टेप्स के साथ हैं, जस्ट साइन अल्टरनेट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज द गिवन कंडीशन। अब प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हम स्टडी करते हैं पहले। अगर हमें वो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो 2 रिस्पेक्ट्स हैं। एक को हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेम ऑफ प्रॉपर्टीज आपकी बुक पे एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहेगा। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई से 2 इंटीजर ले लें, लेट्स सपोज A और B, उन दोनों को वो कह रहे हैं आप ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि इन कोई से भी 2 इंटीजर आप लें और उनको आप मल्टीप्लाई करें तो भी जो आंसर आएगा वो रियल नंबर के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 और 2 दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। 3 एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। 6 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम कहेंगे कि ये हमारी
क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेकेंड है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास दो इंटीजर्स हों, उसमें से आप ए को बी में ऐड करें या फिर बी को ए में ऐड करें, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सेम आंसर आता है। सिमिलरली अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। 5 + 6 करें। अब देखिए यहाँ ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा 6 और ए की जगह क्या आ जाएगा 5। 5 + 6 भी 11 होता है, 6 + 5 भी 11 होता है। इट्स मीन कि हमारे पास a + b करें या b + a करें, हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही काम हम अगर यहाँ पे करें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें या फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारा आंसर 30 आता है। तो ऐसा कोई हमें केस गिवन होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, 3 इंटीजर्स होते हैं ए, बी और सी। अब हम ए को सेपरेट रख के बी और सी को पहले ऐड करें और उसमें बाद में ए ऐड करवा दें, या फिर ए और बी को पहले ऐड करके उसमें सी ऐड करवा दें, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि 2 + 3 + 5। तो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। हमेशा हम मैथ में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करते हैं। 5 और 3 8 + 2 हमारे पास होता है 10। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 5 हमारे पास आ जाएगा 10। तो इट्स मीन कि हम ब्रैकेट चेंज भी कर दे तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम काम हम मल्टीप्लिकेशन के केस में करेंगे। a × b c करें या फिर a b × c करें, हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 × 3। अब a की वैल्यू भी यहाँ मैंने 2 रखी है, b की वैल्यू भी 2 रखी है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 × 3। अब जिन ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होता, इट्स मीन कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। 2 2 3 6, 2 2 4, 4 3 12। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी डिजिट में 0 ऐड करें तो आपके पास आंसर वो डिजिट ही वापस आता है। यानी अगर हम a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें, हमारे पास आंसर हमेशा a ही आता है। 6 + 0 करें या फिर 0 + 6 करें, आंसर हर केस में हमारे पास 6 ही आता है। इट्स मीन कि 0 हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। और अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखें तो हम a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन द रिटर्न a ही आता है। 6 1 = 6, 1 6 = 6, तो ये हमारे पास आंसर देखिए 6 ही आता है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि अगर हमें एक नंबर a दिया हुआ है तो a का पॉजिटिव सेंस में इनवर्स क्या होता है -a। तो a + × -a करें या फिर -a + a करें, आंसर हर केस में हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन केस में देखें तो a × 1/a, देखिए a अगर मल्टीप्लाई में देखें तो इसका इन्वर्स 1/a होता है। एडिशन में देखें तो a का इन्वर्स -a होता है। मल्टीप्लिकेशन में देखें तो a का इन्वर्स 1/a होता है। a × 1/a करें या फिर 1/a × a करें, हमारा पास आंसर 1 आता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस सारी प्रॉपर्टीज़ की जो हमने 5 डिस्कस की हैं, इनके एंड में हमें ये रिजल्ट मिला है कि जो हमारे पास 0 है वो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। ये देखिए 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। सिमिलरली -a
हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स एंड 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये आपने एज अ ऑब्जेक्टिव बातें याद रखनी है। ठीक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं जो हमारी इन कंडीशंस को जस्टिफाई कर रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 के 1 है। इस तरह की प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम 1 मल्टीप्लाइड बाई ए करें तो हमारे पास वापस ए ही आए, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसलिए हमने पहले प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सेकेंड पार्ट में हमें कह रहे हैं 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए उस क्वेश्चन में तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो गया था कि हम 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही डिजिट आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट में क्वेश्चन दिया है, हमें यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए अगर हम पॉइंट 2 को सॉल्व करें तो ये आता है 2/10। वो कैसे आता है, पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं इतने हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास सॉल्व करके 1 आना चाहिए। देखिए 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 1/5 इंटू 5। अब अगर हम इस 5 को ए कंसीडर करें तो ये देखिए हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी थी, जो डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट भी यहाँ पे भी है। तो ये देखिए ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1/a इंटू ए करने से अगर हमारा आंसर 1 के बराबर आए तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की इक्वल। क्लियर हो गया। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें ये समझ में आएगी कि इसका आंसर कैसे आता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमें x + 2 + y इज इक्वल टू y + x + 2। अब देखिए अगर इस पूरी फर्स्ट ब्रैकेट को अगर हम a कंसीडर करें और इसको अगर हम b कंसीडर करें तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a + b अगर हमारे पास b + a के बराबर आए तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखने में भी ये ऐसे लग रहा था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स यूज़ हुए हुए थे, 3 इंटीजर्स बेशक यूज़ हुए हुए थे, लेकिन हमारे पास इसकी प्लेसमेंट ऐसे थी कि वो हमने पहले पूरे ब्रैकेट को ए इंटीजर कंसीडर किया और दूसरी वैल्यू को हमने बी कंसीडर किया। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ब्लैंक से बाहर होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके अगेंस्ट क्वेश्चन है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, -3b + 3b इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी भी हमने स्टडी की है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू -a दूसरी +a हो तो आंसर 0 के इक्वल आता है। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, एडिटिव इनवर्स का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे चले, हमारे पास फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं x + 5 - 1 इज इक्वल टू x + 5 - 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास x + 5 पहले ब्रैकेट में यूज़ हुआ है, बाद में क्या किया, x को सेपरेट कर दिया और अगले 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में यूज़ कर दिया। अगर हम इसको a कंसीडर करें तो a + b - 1 इज इक्वल टू a प्लस, सॉरी इस 1 को हम c कह देते हैं, a + b - c है। तो ये देखिए ये हमारे पास किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को हम कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहा हुआ था x + 2 + y। सेकेंड टाइम पे हमें ये पूरा डिजिट उठा के इधर दे दिया था और इस पूरी वैल्यू को उठा के उस साइड पे ले गए थे।
यानी ए को बी और बी को ए बना दिया था, उनकी जगह चेंज कर दी थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, जिस डिजिट को हमने ए कहा हुआ है अगले प्लेस में हमने ए को ही पहले ब्लैंक से बाहर लिखा है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है -3 × 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3y। अब इस तरह की प्रॉपर्टी को ना हमने अभी स्टडी नहीं किया, लेकिन इसको देखिए आपने पहले पढ़ा होगा इसको कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। अब हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम a × b - c करें, फिर हम इक्वल के साइड पे इस a वाले डिजिट को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, a b - a c, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉलो करते हुए इस कंडीशन को सॉल्व करें तो -3 × 2 - y। अब इस -3 को अंदर वाले दोनों डिजिट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 + -3y। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, तो हमने इसको नाम दिया कि ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जस्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रॉपर नंबर दिए हुए थे कि आपने 1/3 को 4/3 को 4 × 1/2 या कुछ भी इस तरह के नंबर दिए हुए थे जिनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इंटरवल दिया हुआ है कि आपने x इज़ लेस दैन 0 को -2 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 2 को, इस तरह के एक इंटरवल हमें दिया हुआ है कि इसकी इस तरह की वैल्यूज़ को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। अब इस तरह की वैल्यूज़ को हमने नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल उसी तरह नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, x इज़ लेस दैन 0, यानी आपने वो पोर्शन बताना है जिसमें x 0 से, ये जो सिंबल होता है लेस देन यानी छोटे को शो करता है, आपने वो पोर्शन बताना है जो ये शो करे कि x 0 से छोटा है। तो हमने बिल्कुल इसी तरह नंबर लाइन बनाई, ये हमारे पास 0 है, बिल्कुल उसी तरह हमने इस साइड पे पॉजिटिव नंबर रखे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर रख लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें कंडीशन ये दी हुई है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। अब इसमें हमें इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि x में 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, इन्होंने कहा जस्ट 0 से छोटी सारी वैल्यूज़। ये देखिए 0 नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे हुए करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है और इससे छोटा एरिया सारा ऑब्वियसली ये वाला बन रहा है। अब देखिए हमें लास्ट लिमिट इस क्वेश्चन में नहीं पता, हमें ये नहीं कहा कि 0 से छोटा हो, लेकिन कितना छोटा हो ये हमें नहीं पता। तो ये हमारा एक कॉन्टीन्यूस केस है, तो हम इसके अंदर ये इस तरह का एक एरो लगा देंगे कि ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मसला ये कि 0 तो हमारा इसमें इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक सर्कल लगा देंगे, ये मैं आपको डिफरेंट मार्कर से शो करवाती हूँ। ये जो ब्लैंक सर्कल है, ये वाला ब्लैंक सर्कल शो कर रहा है दैट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, कि 0 इसमें शामिल नहीं है। ये ब्लैक सर्कल ये शो कर रहा है कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 0 से छोटा सारा एरिया शामिल है, x इज़ लेस देन 0 में आता है, लेकिन इसमें ये 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसके सेकंड पार्ट को देखें, उसमें कह रहे हैं कि -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3। इसके लिए भी हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। सेंटर में आ गया 0, -1 -2 -3 1 2 और 3। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर इनके नीचे हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, अगर इस तरह की लाइन लगी होती ना इनके नीचे, तो इसका मतलब होता कि ये नंबर भी इसमें ऐड है और इससे छोटे सारे नंबर भी लेने हैं। अब इन क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि हमने जस्ट इसके अंदर का पोर्शन लेना है, लेकिन ये वाले डिजिट्स बीच में इंक्लूड नहीं होंगे। तो नॉट इंक्लूडेड के लिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया, मैं एक ब्लैंक छोटा सा सर्कल लगा लेंगे। अब देखिए -3 इंक्लूड नहीं है तो हम एक ब्लैंक सर्कल यहाँ पे लगाएंगे, +3 इंक्लूड नहीं है तो एक ब्लैंक सर्कल यहाँ पे लगा देंगे। हमें क्या चाहिए, इसके दरमियान का सारा पोर्शन चाहिए, ठीक है।
अब ये जो ब्लैंक सर्कल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये 2 डिजिट्स इनमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर की जो सारी वैल्यूज हैं वो इस पोर्शन में इंक्लूड होंगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। अब देखिए यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, -8 भी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, -8, -7, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अप टू सो ऑन जितने आप नंबर लेना चाहें। अब यहाँ पे हमने इसने कहा है कि -8 से ग्रेटर भी हो और -8 के इक्वल भी हो। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बेसिकली ये जो साइन होते हैं ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटीज है, उसमें ये देखो नीचे एक लाइन लगी हुई है जो इक्वल को शो कर रही है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8 का ये मतलब है कि -8 भी इंक्लूड है, उससे बड़े सारे डिजिट्स भी इंक्लूड है। अब 8 हमने कहा कि ब्लैंक सर्कल ये शो कर रहा है कि ये डिजिट बीच में इंक्लूड नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक फिल्ड सर्कल ले लेते हैं जो ये शो करेगा कि ये वाला डिजिट भी इसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पे भी हमें लास्ट लिमिट नहीं पता, हमें ये तो पता है कि 8 से ग्रेटर का सारा पोर्शन आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 8 से ग्रेटर कितने डिजिट हमने लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि -8 और इससे बड़ी सारा पोर्शन इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड है। ठीक है, अब ये जो फिल्ड डिजिट है ये शो कर रहा है कि ये -8 इंक्लूड है, और ये जो ब्लैंक सर्कल है ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0। सेम हमारा इसका ऑपोजिट हो गया, ये लेस देन 0 था तो ये पोर्शन आया, ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पोर्शन बन जाएगा। इसमें भी इक्वालिटी नहीं है, हम सिंपली नंबर लाइन बनाएंगे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये देखिए ये हमारे पास 0 है, 0 से उसने कहा है बड़ा, लेकिन 0 शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाते हैं, 0 से ग्रेटर ये सारा पोर्शन है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और ये x इज ग्रेटर देन 0 हमारा एरिया मेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसके फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं x इज लेस देन -3। अब देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ था, हमें पता है कि ये वाले जो पोर्शन होते हैं जो पॉजिटिव टेल पे जा रहे होते हैं वो सारे इस नेगेटिव वाले नंबर से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज लेस देन -3, यानी कि हमारे पास -3 से छोटा पोर्शन, तो ये हमने -3 इंक्लूड नहीं है, ये हमने सर्कल लगाया तो इससे छोटा पोर्शन सारा इस तरफ बन रहा है, क्योंकि ये नंबर तो इससे बड़े हैं, तो नेगेटिव में हर अगला नंबर पिछले से छोटा होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो -3, -4 ये नंबर इससे छोटे हैं, तो x इज लेस देन -3 ये वाला पोर्शन आएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास -4 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसके सेंटर में 0 आएगा, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो -4 के बाद इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि ये -4 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जिसमें इंक्लूड नहीं है उसको हमने एक ब्लैक सर्कल से शो करवाया था। और यहाँ पे देखें लेस देन के नीचे एक इक्वल की लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये 4 इसमें इंक्लूड है, तो जो इंक्लूड है उसको हमने एक फिल्ड सर्कल से शो करवाया था। तो अब हम इसको आपस में मैच कर देंगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होगा इसमें हमारे पास -4 इंक्लूड नहीं होगा, जबकि +4 इसमें इंक्लूड होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो करने के लिए इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने सिंपली क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर शो करवाया था। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।